नमस्कार। मैं विवेक उद्रा आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल विवेक उद्रा ऑफिशियल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले से बता दिया था कि परीक्षा पे चर्चा नामक एक श्रृंखला में स्टार्ट करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के होगा। उसी परीक्षा पे चर्चा श्रृंखला में आज हम अपना पहला टॉपिक चूज किए हैं G20। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये प्रीलिम्स स्पेशल हमारा चर्चा का विषय है। इस पे इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डेप्थ गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना कहीं से भी समीचीन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से टॉपिक बहुत लंबा होगा। हमारा उद्देश्य जो है वो मैक्सिमम टॉपिक पर आपकी समझ विकसित करना वो हो नहीं पाएगा। और आप सभी पढ़ रहे हैं, 2 महीने बचे हुए, जाहिर सी बात है आप सभी रिवीजन की प्रक्रिया में होंगे। अब इतना समय नहीं है और करना भी नहीं चाहिए कि किसी पर्टिकुलर लंबे वीडियो को देखा जाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी छोटी से छोटी वीडियो में आपको हम अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आप तक दे सकें, और हमारी वीडियो ऐसी हो जो आपको पूरे, जब भी आप हमारे किसी टॉपिक को देखो तो आपको पूरे उस टॉपिक पे अपने पूरे 4 से 6 महीने की जर्नी का एक समराइजेशन हो जाए। ये मेरा उद्देश्य रहेगा। तो इन सब उद्देश्यों को देख करके हमने परीक्षा पे चर्चा नामक श्रृंखला स्टार्ट की है। उसका आज पहला टॉपिक हमारा G20। तो G20 के टॉपिक को हमने चूज किया, इसको मैं बता देता हूँ आपको। G20 टॉपिक चूज करने का पीछे उद्देश्य ये है कि पहली बार भारत को G20 समिट करने की अध्यक्षता मिली हुई है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है, और स्वाभाविक सी बात है कि इस उपलब्धि पे क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में। और पीसीएस का इंटरव्यू अभी पीसीएस का चल रहा है, उसमें कई बार इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए। तो हम G20 पर अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि G20 है क्या। G20 जैसा कि नाम से आपको पता है, ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 वैश्विक बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है। इस दूसरा सवाल होता है कि इस मंच की स्थापना की जरूरत ही क्यों पड़ी, या स्थापना कब हुई। 1990 यानी कि 90s की दशक में जो वैश्विक मंदी या जो वैश्विक अस्थिरता आई, उस अस्थिरता से एशियाई राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं रहे। तो उस वैश्विक आपदा या वैश्विक अस्थिरता से उबरने के लिए इस G20 मंच की स्थापना की गई। इस G20 मंच की स्थापना करते समय, क्योंकि इसका उद्देश्य वैश्विक अस्थिरता को समाप्त करके वैश्विक स्थिरता को प्राप्त करना था, इसलिए वैश्विक वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और प्रतिनिधियों के लिए एक मंच को प्रदान करते हुए, जहां वो वैश्विक स्थिरता, विकास की स्थिरता को प्राप्त करने पे एक बेहतर चर्चा कर सके, इन सब को दृष्टि में रखते हुए 1999 में यूएसए के वाशिंगटन डीसी में इस ग्रुप का गठन किया गया। प्रारंभ में इस ग्रुप के द्वारा रैंडमली मीटिंग्स हुआ करते थे, लेकिन 2008 से इस ग्रुप को एक समिट का रूप दे दिया गया। समिट का रूप देने का मतलब क्या हुआ कि अब इस ग्रुप की मीटिंग वार्षिक स्तर पर की जाएगी। तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, क्योंकि स्थापना क्लियर हो गई, तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसे हमने आपको बताया कि इसके पृष्ठभूमि में ही वैश्विक अस्थिरता थी, तो इसके उद्देश्य में रहेगी वैश्विक स्थिरता प्राप्त करना। तो इसका जो ओवरऑल उद्देश्य है वो है वैश्विक स्थिरता और विकास स्थिरता को प्राप्त करने हेतु वैश्विक स्तर पर चर्चा हेतु एक वार्षिक स्तरीय समिट का आयोजन करना, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगला सवाल जो आपके सामने आएगा वो आएगा कि इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि वैश्विक अस्थिरता की अगर बात की जाए, तो वैश्विक अस्थिरता में G20 ग्रुप की अपनी एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि G20 ग्रुप का अगर आप एक्सप्लोरेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वैश्विक आबादी का 60%, वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक जीडीपी का लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करता है G20। तो G20 की सदस्यता को हमने कई चरण में बांटे हुए, कई पार्ट में आपको हम बांटने समझाने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली हमारे सामने हमारे दिमाग में प्रश्न केवल आता है G20 मतलब 20 देशों का एक समूह, लेकिन कई बार क्वेश्चन इससे अलग भी आपसे पूछे गए हैं, तो उन पोर्शन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे सदस्यता की जब मैं बात करूंगा, तो पहली सदस्यता तो ये कि जो इसके 20 मेंबर हैं,
दूसरा, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित सदस्य के रूप में भी शामिल किया जाता है। तीसरा, 2008 से इसमें आमंत्रित या अतिथि सदस्यों को भी शामिल किए जाने की परिचर्चा रही है, प्रचलन रहा है। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार की मीटिंग में 3 तरीके के लोग शामिल होते हैं। पहले 20 जो इसके वैश्विक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र हैं, उसमें आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा कि उसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो सवाल उठता है कि क्या यूरोपियन यूनियन के सभी राष्ट्र अपना प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं, यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी 2 लोगों के पास है। पहला, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के पास, दूसरा यूरोपियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर। ये दोनों लोग मिलकर के पूरे यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं G20 की मीटिंग में। दूसरा, हमने आपको बताया कि G20 की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को भी शामिल किया गया है। तो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन शामिल है आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UNO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, OECD है, FSB है। ये वो संगठन हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में G20 में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। और इसमें से जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है और UN है, इनके जो स्टाफ हैं वो G20 में अस्थायी रूप से अपनी पार्टिसिपेशन करते रहते हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय संगठनों की बात है तो इसमें अफ्रीकन यूनियन यानी कि AU, फिर AUDA, नेपेड और आसियान, ये तीनों को क्षेत्रीय संगठनों के रूप में प्रतिभाग करने की भूमिका दी गई है G20 की मीटिंग में। इसी के साथ G20 में कुछ आमंत्रित और अतिथि सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। जैसे जैसे जिस देश में उनकी समिट होती रहती है वो अपने आमंत्रित या अतिथि सदस्यों को शामिल करते हैं। लेकिन इसमें हम आपको बता देना चाहेंगे कि आमंत्रित और अतिथि सदस्यों के रूप में स्पेन की जो है वो अस्थायी अतिथि है। स्पेन को अस्थायी अतिथि का दर्जा दिया गया है। अर्थात यह है कि स्पेन किसी भी G20 की वार्षिक मीटिंग में प्रतिवर्ष शामिल होने वाला राष्ट्र है, एक अतिथि राष्ट्र। अब एक छोटा सा डाटा मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हमें ये जानने की ज़रूरत इसलिए भी है कि G20 में कौन कौन से 20 देश शामिल हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहाँ से बन जाता है। खासकर भारत का जब अध्यक्षता है तो भारत, हालांकि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब छोटे राष्ट्र शामिल नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आपसे घुमा के भारत के परिप्रेक्ष्य में इनके अगल बगल पड़ोसी राष्ट्रों को मिला करके पूछा जा सकता है। तो एक बार मैं आपके सामने 20 सदस्य जो राष्ट्र है उनका नाम भी लेना चाहूँगा। आप चाहें तो उसको नोट कर लें, और नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है UPSC टॉपर्स अड्डा के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो में जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी PDF के रूप में। तो 20 देशों की अगर हम बात करें तो इसे रूस है, इटली है, जर्मनी है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, जापान है, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, अर्जेंटीना, चीन, कनाडा, भारत, UK, USA और यूरोपियन यूनियन। ये कुल 20 राष्ट्र हैं जो शामिल हैं, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। अब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नहीं भी करता तो भी आप देख लेते। जैसे भारत के पड़ोसी की बात की जाए तो छोटे अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र जैसे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब G20 के मेंबर नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, इसलिए मैंने आपके सामने सवाल रखे हैं। तो कई बार अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है, तो अक्सर उसमें सिंगापुर का नाम डाल दिया जाता है। दूसरा, आपको अब ये भी जानने की जरूरत है कि G20 किस तरीके से काम करता है। तो जैसे हमने आपसे बताया कि G20 वित्त मंत्रियों और बैंकिंग सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग है। फिर 2008 में इसको समिट के रूप में दे दिया गया, राष्ट्राध्यक्षों को भी शामिल किया गया। तो G20 की कार्यप्रणाली 2 ट्रैक पे काम करती है। एक को बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रैक, दूसरे को बोलते हैं शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक की मीटिंग या फाइनेंशियल ट्रैक का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मीटिंग है, वो वित्त मंत्री यानी कि वित्त मंत्रियों का समूह और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अब अगर ये आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल ट्रैक का क्या काम है, तो जाहिर सी बात है कि वित्त मंत्री शामिल हैं, गवर्नर शामिल हैं, उनके प्रतिनिधि शामिल हैं। तो फाइनेंशियल ट्रैक वित्तीय स्थिरता की बात करेगा, फाइनेंशियल ट्रैक मौद्रिक राजकोषीय स्थिरता की बात करेगा,
वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा ट्रैक वो शेरपा ट्रैक है। शेरपा सिविल सर्वेंट को कहा जाता है। शेरपा प्रत्येक देश के द्वारा इसमें अपने सिविल सर्वेंट या राजनयिक को शेरपा के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनका काम होता है व्यापक मुद्दे पर केंद्रित रहना, जैसे राजनीतिक समामेलन करना, भ्रष्टाचार के विरोधी गतिविधियों को इसमें एजेंडे के रूप में शामिल करना। तो ये कुछ G20 के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, बहुत लंबी वीडियो ना बनाते हुए। अब 2 पॉइंट हमारे और इसको आप शेयर करेंगे। पहला, हम G20 के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे। दूसरा, भारत के लिए जो G20 की महत्ता है जो हो रहा है उस पर कुछ बात करेंगे। तो जहाँ तक फैक्ट की बात अगर हम करें तो सबसे पहले जानिए कि G20 का कोई अपना स्थायी स्टाफ नहीं होता, G20 का कोई अपना सचिवालय नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि अगर G20 का सचिवालय नहीं है तो G20 काम कैसे करता है। तो ये परंपरा है, ये प्रचलन है कि जिस देश को G20 के समिट की अध्यक्षता मिला है, अनौपचारिक रूप से, अस्थायी रूप से उस देश में G20 का सचिवालय होगा या उस देश को G20 का सचिवालय के रूप में माना जाएगा। दूसरा, इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित होती है। अब सवाल यह ट्रोइका क्या है। G20 की जो अध्यक्षता है वो ट्रोइका द्वारा समर्थित है। ट्रोइका क्या है, तो आप ट्रोइका को समझिए कि जब किसी नए देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी जाती है तो वह पुराने अध्यक्ष और आगे आने वाले नए अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करता है। इस समूह को ट्रोइका यानी कि 3 लोगों का साथ मिलकर काम करने वाला समूह के नाम से जाना जाता है। और इसी ट्रोइका के सिद्धांत पर ही G20 की अध्यक्षता निर्भर करती है। तो जैसे ट्रोइका मतलब समझ गए ना आप कि जो वर्तमान अध्यक्ष है वो उसके पहले वाला अध्यक्ष और आगे आने वाले अध्यक्ष, इन तीनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ट्रोइका बोलते हैं। तो इस ट्रोइका को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर इस समय हम बात करें भारत के, क्योंकि भारत को 2023 की अध्यक्षता करने का मौका मिला, अवसर मिला है, तो 2023 से पहले 2022 और 2023 के बाद 2024, इन तीनों के अध्यक्षों को एक साथ मिला दिया जिसको तो आप ट्रोइका बोलेंगे। तो 2023 का तो भारत के पास है। 2022 में इंडोनेशिया के शहर बाली में हुआ था 17वां समिट, और 2024 में ब्राजील में होगा 19वां समिट। तो भारत का ये ट्रोइका है जिसमें इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल हैं। तो ये आपको जानने की बहुत जरूरत है। इससे आपके कई चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि भारत G20 की अध्यक्षता का सिद्धांत क्या है, तो ट्रोइका का सिद्धांत है। और ट्रोइका के आधार पर पूरे G20 समूह के देशों को 5 ग्रुप में बांटा गया है, और इसी 5 ग्रुप में, और प्रत्येक ग्रुप में 4 मेंबर रहेंगे। तो 5 चौक 20 आपके हो गए। भारत समूह 2 का मेंबर है जिसके साथ रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की ये शामिल है। तो भारत के साथ कौन कौन शामिल है, भारत G20 के समूह 2 का देश है जिसमें रूस हैं, तुर्की है और साउथ अफ्रीका, ये शामिल हैं भारत के साथ। और इसी ट्रोइका सिद्धांत के आधार पर इन्हीं 5 समूहों में G20 की अध्यक्षता घूमती रहती है। तो आप अगर जो अध्यक्षता के साथ, जिसकी वर्तमान अध्यक्षता है उसके साथ अगर आप ट्रोइका को पढ़ते हैं तो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन के सही करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन बनाता है आयोग तो पिछला जो समिट हुआ है उसकी अध्यक्षता, वर्तमान जो समिट हो रहा है उसकी अध्यक्षता, अगला जो समिट होगा उसकी अध्यक्षता के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट, एक फैक्टर बताता हूं कि G20 का जो फर्स्ट समिट हुआ है वो कहाँ हुआ था। तो G20 का फर्स्ट समिट 2008 में वाशिंगटन DC शहर USA में हुआ था। अब हमने आपसे ट्रोइका की बात की तो हमने पहला आपको बता दिया। अब पिछला जान लीजिए। पिछला यानी कि 17वां 2022 में हुआ है इंडोनेशिया के शहर बाली में। 18वां भारत में कौन सा हो रहा है, 18वां भारत में हो रहा है, और 18वां कहाँ होगा, नई दिल्ली भारत में। कब, 2023 में। 19वां कब होगा, 19वां होगा 2024 में ब्राजील में, और 20वां कब होगा, 2025 में आपका 20वां होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, फैक्ट थे आपके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं छोटा सा कि भारत को लेकर क्या है। तो पहले बता दूं कि भारत 18वां G20 समिट की मेजबानी करेगा, और इस मेजबानी में भारत को पहली बार अवसर दिया गया है। भारत को ये मेजबानी 1 साल के लिए दी गई है। आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत को मेजबानी कितने साल के लिए मिली है, अध्यक्षता कितने साल की है, 1 साल, 2 साल, 3 साल।
तो जब हमने आपको ट्रोइका का सिद्धांत बता दिया तो जाहिर सी बात की अध्यक्षता का कार्यकाल 1 साल का होता है। तो भारत को भी 1 साल की अध्यक्षता दी गई है और यह अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के लिए दी गई है। तिथि क्या है यानी कि डेट क्या है, तो आप 9 से 10 सितंबर 2023, स्थान कौन सा है, नई दिल्ली में। और इसी नई दिल्ली में भारत के साथ ट्रोइका प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें ट्रोइका को प्रेजेंट किया जाएगा। भारत के साथ ट्रोइका में कौन शामिल है, 17वां 2022 में इंडोनेशिया का शहर बाली और 19वां 2024 में ब्राजील। सदस्यता अगर बात की जाए कि भारत के साथ सदस्यता में G20 की सदस्यता में कौन शामिल होगा, तो पारंपरिक रूप से आप कहेंगे कि क्योंकि 20 जो वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले सबसे बड़े राष्ट्र हैं वो शामिल होंगे ही होंगे, जिसमें 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन शामिल ही होंगे। लेकिन भारत ने इसमें 3 संगठनों को और शामिल करने का अपना प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन ISA, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, क्योंकि अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए ISA की भूमिका बढ़ती नजर आ रही है, इसलिए ISA को भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ 2 नए सदस्यों को CDRI और ADB, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी अतिथि संगठन के रूप में आमंत्रित किया गया भारत के द्वारा इस G20 की 18वें समिट में। दूसरा, फिर हमने आपसे कहा था कि कुछ आमंत्रित और अतिथि देश भी शामिल किए जाते हैं। तो भारत के द्वारा जिन देशों को, और हमने कहा था कि जिस देश को अध्यक्षता दी जाती है उनके द्वारा आमंत्रित सदस्यों की लिस्ट दी जाती है, लेकिन इन सब के बाद भी स्पेन जो है वो अस्थायी सदस्यता, अस्थायी अतिथि सदस्य है, इसलिए वो प्रतिवर्ष शामिल होगा। तो भारत के द्वारा, मैं एक डाटा फिर आपके साथ शेयर करूंगा, भारत के द्वारा जिन देशों को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है वो है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर और UAE। फिर से मैं एक बार नाम रिपीट करता हूं, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर और UAE, इनको भारत के द्वारा आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। भारत ने अपने लिए एक लोगो भी डिजाइन किया है। हर बार जिस देश को अध्यक्षता मिलती है वो देश अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उसका लोगो डिजाइन करता है। तो भारत के G20 का जो 18वां समिट है उसका लोगो भारत के द्वारा डिजाइन किया गया है और उस लोगो में भारत के राष्ट्र ध्वज को सम्मान दिया गया है। राष्ट्र ध्वज में शामिल रंगों को G20 के लोगो में जगह दी गई है, जिसमें केसरिया, सफेद, हरा और नीला ये रंगों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, अगर आपको लोगो देखना तो आप नेट पे भी देख सकते हैं, बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जैसा हमने आपको बताया UPSC टॉपर्स अड्डा है, उस पर सेंड कर दूंगा मैं। लोगो में आप देखेंगे तो कमल के ऊपर पृथ्वी को रखा गया है, कमल के ऊपर पृथ्वी को रखा गया जो चुनौतियों में भी विकास को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कमल है, कमल के ऊपर आपका पृथ्वी रखा गया जो चुनौतियों में विकास को दर्शाता है, अद्भुत छटा है। और फिर जब आप देखेंगे तो उस लोगो के नीचे वासुदेव कुटुंबकम लिखा गया है, जिसका मतलब है, और इस वासुदेव कुटुंबकम के साथ नीचे की लाइन वो लिखी गई है, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं कि 18वां G20 समिट जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है उसके लोगो में दिए गए आदर्श वाक्य क्या हैं। तो वासुदेव कुटुंबकम के साथ एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य, ये स्लोगन आपको दिया गया है। और वहीं लोगो में नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है। तो भारत G20 की अध्यक्षता इस बार कर रहा है। भारत को ये अध्यक्षता 1 साल के लिए मिली है। कब से? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। अध्यक्षता कौन सा का संख्या है? तो 18वीं समिट है ये। कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। कब होगी? 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य होगी। अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम करेंगे, राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री साहब हमारी इसकी अध्यक्षता करेंगे। आमंत्रित सदस्य को हमने बता दिया, अतिथि सदस्य को बता दिया हमने आपको। सदस्यता में 19+1 होंगे। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन होंगे। ISA को आमंत्रित सदस्य, CDRI और ADB को आपका अतिथि सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
तो ये G20 को लेकर के कुछ तथ्य से जहाँ से हमें लगता है क्वेश्चन बनेंगे और आप क्वेश्चन कर भी पाएंगे। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं क्योंकि यूपीएससी में हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए। G20 की जब किसी देश को अध्यक्षता दी जाती है तो पूरे साल कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी मुद्दे पर उसकी एक तरीके से रिहर्सल या छोटी मीटिंग चलती रहती हैं, ताकि एक जो बड़ी समिट है उसको पूरी कंप्लीट किया जा सके, जिसको लीडरशिप समिट बोली जाती है फाइनली जो होती है। तो अभी लखनऊ के वृंदावन योजना में आपका इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। उसी के बाद अंसल एपीआई गोल्फ सिटी में आपके G20 समिट का आयोजन किया गया। तो यूपी में जहाँ G20 समिट का जो प्रायोगिक एक तरीके से मीटिंग होने वाली है, उसके जो शहर हैं उसको आपको याद रखना चाहिए। लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है और ग्रेटर नोएडा। ये 4 शहर लखनऊ के ऐसे हैं जिनका नाम G20 समिट से जुड़ा है। तो ये यूपीएससी में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। कौन कौन सा? आगरा, लखनऊ, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। तो ये G20 को लेकर के हमारे कुछ तथ्य आपके साथ थे। इस पे जो कुछ 10-15 सवाल हैं वो हम आपके साथ अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए, रिवीजन करिए। इस समय रिवीजन, मॉक टेस्ट और अपना एवेल्यूएशन करते जाइए। अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मिलते हैं अपने अगले किसी टॉपिक में, परीक्षा पे चर्चा की श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।